है इमोशन एंड कॉग्निशन या कॉग्निशन एंड इमोशन। देखिएगा, संज्ञान एवं संवेग। क्या कहानी संज्ञान एवं संवेग की, बताइएगा। यार केवीएस की पेडागोजी यूट्यूब पे कराना मुश्किल है, कोशिश रहेगी प्रैक्टिस करा दी जाए, इसीलिए सेशन इतने डिटेल में चल रहे हैं कि थोड़ा सा आपको बेस आपका पूरा अच्छे से तैयार हो जाए। देखिए, क्योंकि अभी जनवरी तक तो सीटेट से ही फुर्सत नहीं मिलने वाली, तो उस केस में फिर टाइम का पता नहीं ना हमारे पास कितना बचेगा। कॉग्निशन एंड इमोशन यानी संज्ञान एवं संवेग की बात करें, कोशिश रहेगी लास्ट में कुछ दे दें। बाई डायरेक्शनल होते हैं यानी द्विदिशात्मक होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं। कॉग्निशन हमने पढ़ा था मेंटल स्किल्स, हमारा दिमाग और दिल यानी इमोशंस जो हैं हमारे, वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। फिर आता है दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, सेम बात है, सिर्फ एक केस में प्रभावित नहीं करते। ज़ेज़ोंग एक व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि कॉग्निशन और इमोशन, संज्ञान और संवेग एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। कॉग्निशन एंड इमोशन क्या है, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। ऐसा कौन कह रहे हैं? ऐसा कह रहे हैं एक व्यक्ति जिनका नाम है ज़ेज़ोंग। अदरवाइज बाकी लोग क्या कहते हैं, इंटर रिलेटेड हैं। ठीक है, इंटर रिलेटेड है। धुंधला दिख रहा है, आंखों की लेंस साफ कीजिए, बहुत दिनों से बदले नहीं होंगे आपने, मजाक कर रहे हो। देखिएगा, अगर हम बात करें ज़ेज़ोंग के अनुसार इमोशन एंड कॉग्निशन इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र हैं। मनोवैज्ञानिकों द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि शिक्षकों के दृष्टिकोण यानी गिफ्टेडनेस की भावना निम्नलिखित के संयोजन पर निर्भर करते हैं। अच्छा, ये अलग कहानी हो गई कि गिफ्टेडनेस के जो लक्षण हैं, लेकिन यहाँ कॉग्निशन इमोशन में दो बातें याद रखनी है। इसमें और भी थियरीज हम करते हैं बैच में, बट यहाँ जरूरत नहीं है अभी के लिए कि एक तो ये इंटर रिलेटेड है कॉग्निशन और इमोशन, यानी आप अगर इमोशनली ठीक महसूस नहीं कर रहे, कोई घटना घट गई आपके जीवन में, जो चीजें आपको आती होंगी, हो सकता है पेपर में आप उनको भी ठीक से परफॉर्म ना कर पाए, तो इमोशनली जो आपके इमोशंस हैं वो आपके दिमाग को भी प्रभावित करते हैं और आपका दिमाग भी इमोशंस को प्रभावित करता है। बस ज़ेज़ोंग कहते हैं ये दोनों स्वतंत्र हैं, अदरवाइज बाकी सब लोग कहेंगे अंतः संबंधित हैं। ठीक, मनोवैज्ञानिकों ने 3 लक्षण बताए हैं कि ये तीनों का अगर कॉम्बिनेशन होगा तो व्यक्ति गिफ्टेड कहलाएगा। ये भी पुराने समय में सीटेट में पूछा जाता रहा है, तो आपको पता होना चाहिए बस। गिफ्टेड यानी प्रतिभाशाली, तो 3 रिंग मॉडल बोलते हैं इसको प्रतिभाशाली होने का, जिसमें 3 चीजें कॉमन होनी चाहिए। एक है आपका ACC से याद रखते हैं, ACC सीमेंट कोई कह रहा था, अभी भी आता है बट पुराने टाइम पे तो आता ही था। ACC क्या है भाई? रेंजोली कहते हैं हाई एबिलिटी, A फॉर हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी C फॉर, और C फॉर हाई कमिटमेंट। ठीक, तो ये तीनों चीजें जिसमें होंगी यानी उच्च क्षमता, एबिलिटी, जल्दी से चीजें समझ में आ जाती हैं, जल्दी से चीजें कर लेता है। हाई क्रिएटिविटी यानी कुछ अलग, कुछ डिफरेंट करने की क्षमता भी हाई है। और तीसरा है प्रतिबद्धता यानी कमिटमेंट भी हाई है। अब ये क्या कहानी है भाई? कमिटमेंट भी हाई, तीनों चीजें कॉमन है, यानी व्यक्ति जो है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। याद रखिएगा, ये तो वैसे भी पूछा जाता है कमिटमेंट को लेकर के, यानी परसिस्टेंट होता है गिफ्टेड व्यक्ति। ठीक है ना? तो अगर हम बात करें तो तब तक वो दशरथ मांझी वाला एग्जांपल यहां वर्क करता है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यानी करना है तो करना है कोई काम। एबिलिटी ज्यादा होती है, क्रिएटिविटी ज्यादा होती है, नए नए तरीके ढूंढते हैं काम को करने के। किसने दिया है ये गिफ्टेडनेस का मॉडल? तो ये रेंजोली ने दिया है। ये 3 रिंग मॉडल है, ट्रायंगल मॉडल नहीं है, इसको गलत नहीं समझना है। तो ये रेंजोली के द्वारा दिया गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका गिफ्टेड बच्चों की कुछ खासियत होती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स होते हैं, विशेषताएं होती हैं। एक तो ये क्यूरियस ज्यादा होते हैं, यानी हाई आईक्यू जिनका है या गिफ्टेड है, जो बचपन से क्वेश्चंस बहुत तरह तरह के पूछते हैं, जिज्ञासा होती है हर चीज को देख करके, और जिज्ञासा हम सभी में होती है, इनमें थोड़ी ज्यादा होती है। तो ये हम कह सकते हैं कि गिफ्टेड बच्चे जो हैं, हाँ अलका कह रही है मैं भाई के साथ ही तब बोली आंटी जोड़ी बनी रहे। अलका अभी तक जोड़ी पे ही अटकी हो, कितनी देर, 15 मिनट पहले का जोक हो चुका है वो, अब नया लेके आएंगे थोड़ी देर में, रुको। जिज्ञासा ज्यादा होती है, यानी क्यूरियोसिटी इनमें खूब अच्छी खासी होती है, जिज्ञासा इनमें अच्छी खासी होती है। फिर आता है सेकंड पॉइंट, चीजों को याद रखने की स्मृति अच्छी होती है, यानी मेमोरी इनकी स्ट्रांग होती है, चीजें आसानी से भूलते नहीं है। ठीक है ना? फिर आता है जल्दी याद हो जाती है, सृजनात्मकता पाई जाती है, यानी रचनात्मकता भी इनमें होती है, कुछ क्रिएटिविटी, कुछ क्रिएटिव करने की क्षमता भी होती है। आईक्यू जो है 140 से ऊपर होता है। अगर आपको 4 ऑप्शंस में 140 हाईएस्ट ना मिले, आपको 120, 110, 90 और 130, तो फिर अगर आपको गिफ्टेड चूज ही करना हो तो आप 130 के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि कुछ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में टेबल्स 130 प्लस को भी गिफ्टेड मानती हैं।
तर्क शक्ति अच्छी होती है, यानी इनकी रीजनिंग एबिलिटी अच्छी होती है। शब्द ज्ञान, वोकैबुलरी बड़ी होती है, इनके पास शब्द भंडार काफी अच्छा खासा होता है। मौलिक चिंतन कर सकते हैं, यानी कुछ अपना ओरिजिनल सोच के बता सकते हैं, किसी समस्या का समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, ये सब ये कर लेते हैं। अच्छा, अगर गिफ्टेड बच्चे को भी अच्छा माहौल ना मिले, जिस अच्छे माहौल को क्या कहते हैं हम साइकोलॉजी में, कॉन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट। कॉन्ड्यूसिव मतलब समृद्ध वातावरण जो उसको आगे बढ़ाए। वातावरण का भी तो बहुत बड़ा रोल है ना। आप कितने भी, बहुत सारे लोग जो जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप उनकी बायोग्राफी पढ़िए, आपको पता लगेगा घर वालों ने जान लगा रखी थी उनके ऊपर, है ना। मतलब एनवायरनमेंट इतना अच्छा देने की कोशिश रही थी। देखो, एनवायरनमेंट अच्छा मिलके भी बहुत अच्छा कर जाए जरूरी नहीं है, लेकिन एनवायरनमेंट अच्छा मिल जाएगा तो उससे बढ़ोतरी होगी, उससे नुकसान नहीं होगा। ठीक है ना। वीडियो जो बहुत ज्यादा रुक रहा है, ऐसा होता तो नहीं है भाई, देखने दो एक बार ऐसा कैसे हो रहा है। आपका इंटरनेट तो नहीं खत्म हो गया? आप तो इंटरनेट खत्म नहीं कर लिए हैं। देखिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं मौलिक चिंतन की, तो ये ओरिजिनल थिंकिंग कर सकते हैं। कॉन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट इनको मिलना चाहिए, चैलेंजिंग एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, जहां इनको थोड़ा सा चैलेंज फील हो, बोर्डम महसूस ना हो। अगर बोर्डम महसूस होगा तो फिर ये, क्योंकि 2% ही लोग हैं दुनिया में जो गिफ्टेड हैं, 2% से कम लोग हैं जो बिल्कुल डम्ब हैं, और ज्यादातर लोग 50-60% लोग एवरेज के दायरे में आते हैं, तो IQ का ज्यादा अंतर नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। अब आती है थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, जो 1 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में हर बार आता है, क्योंकि ये इजी है तो इसको छोड़ नहीं सकते, अदरवाइज तो 1 ही नंबर का आता है, इससे ज्यादा नहीं आता। स्पीड मत बढ़ाओ, जो बोलता है उसे बोलने दो, है ना। जयश्री वो वाला काम कर दें क्या, जो होता है, जो कहता है वो खुद ही होता है, यही करते ना बच्चे। देखो एक बार, हाँ स्पीड नहीं बढ़ा रहे, डोंट वरी, कोई जल्दी नहीं है, इसीलिए डिटेल में चल रहे हैं। अदरवाइज 1 दिन में 1-1.5 घंटे में भी मैंने खत्म किया है। अगर आप 2018 के टाइम भी उठा के देखेंगे, मैराथन 1 से 1.5 घंटे में निपटा के, और पेपर में क्वेश्चन एज इट इज फंसे भी थे। समय भी तो बदला है ना। अभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अगर आएगा तो मैंने टॉपिक करा भी दिया होगा, तब भी अगर सॉल्व नहीं कर पाओगे तब ज्यादा शर्मिंदगी की बात है, क्योंकि कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं किया। ठीक, देखिएगा, बहुत बढ़िया। कोई चाय भेज रहा है, चाय का तो नाम मत लो यार, अभी पता नहीं कभी मिलने वाली है। चलिए देखिए, बढ़ते हैं आगे। अगर हम बात करते हैं किस चीज की, कौन है ये व्यक्ति, और वॉइस भी क्लियर नहीं है। आपके इंटरनेट में समस्या है सर, इतनी समस्याएं तो जीवन में नहीं है हमारे जितनी आपने गिना दी। बहुबुद्धि का सिद्धांत यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस, हार्वर्ड गार्डनर नाम के एक व्यक्ति हैं। इसको आपके पेपर में जो आप सिलेबस पढ़ेंगे तो मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस जो इन्होंने कहा हुआ है वो इसी को कहा हुआ है। हालांकि जो मल्टी डायमेंशनल थियोरी है या 3D मॉडल जिसको हम कह देते हैं, वो जेपी गिलफर्ड ने दिया, बट इसी को मल्टी डायमेंशनल कहते हैं ये लोग, आपके एग्जामिनर्स जो हैं, यानी अलग अलग आयामों में बुद्धि हो सकती है। हार्वर्ड गार्डनर ने इसको दिया है, एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक, और 8 प्रकार की बुद्धि वेरीफाइड बाय NCERT। अगर आज भी आप लेटेस्ट NCERT पढ़ते हैं 11th या 12th की साइकोलॉजी की, तो आपको पता लगेगा कि 8 ही प्रकार हैं, नहीं तो आपको बहुत किताबों में 9 से लेके 13 तक प्रकार इन्होंने दिए हुए हैं, तो आपको उन पे नहीं जाना है। क्योंकि जब भी आपको पेपर में क्या करना होगा, चैलेंज करना होगा आंसर को, तो आपके पास ऑथेंटिक रिसोर्स NCERT ही होगा। तो NCERT जो है वो कहता है 8 प्रकार की बुद्धि है। इन्होंने शुरुआत में 1983 की बात है, यहाँ कहीं लिखा नहीं है, मैं लिख देती हूँ, 1983 की बात है, जब इन्होंने ये मल्टीपल इंटेलिजेंस बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। MI जिसको हम कहते हैं, इनकी बुक थी फ्रेम्स ऑफ माइंड नाम की, उसमें उन्होंने ये चर्चा की थी। लेकिन बाद में बढ़कर के 8 हो गए थे, और NCERT आज तक 8 ही कह रही है। अदरवाइज बहुत सारी जगह आपको एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस से लेकर के दुर्गेश और 70 तरह की चीजें मिल जाएंगी, 13 तक पहुंच चुकी है, बट आपको 8 प्रकार याद रखने हैं। ईच ऑफ दीज इंटेलिजेंस आर स्वतंत्र, यानी कि इंडिपेंडेंट होते हैं ये 8 के 8 प्रकार। अगर ब्रेन के किसी एक हिस्से में चोट लग रही है और दूसरा ठीक से काम कर रहा है, इसका मतलब इंटेलिजेंस जो है वो अलग अलग प्रकार आपके स्वतंत्र हैं। ठीक, इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल एंटिटी, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे पहले जितने भी लोग आए उन्होंने अलग अलग गाथाएं गाई कि जो बुद्धि है वो एक सिंगल एंटिटी होती है। ऐसा कह रहे थे एल्फ्रेड बिने, वही अब इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं वो थियरी नहीं करा रही हूं, अदरवाइज हम जनरली करते थे। एल्फ्रेड बिने कहते थे कि भैया बुद्धि क्या एक यूनिटरी थियरी है, उनकी सिंगल एंटिटी है बुद्धि, एक लॉजिकल एबिलिटी है या एक जनरल एबिलिटी है। अगर होगी तो होगी, अगर आप मैथ्स में इंटेलिजेंट है तो आप साइंस में भी होंगे, आप फारसी में भी होंगे, आप फिलोसफी में भी होंगे, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो बुद्धि एक सिंगल एंटिटी नहीं हो सकती, नकार दिया इन्होंने।
उनके बाद एक व्यक्ति आए थे 1905 के आसपास, चार्ल्स स्पीयरमैन, जिन्होंने जनरल और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट दिया। अब ये पेपर में पूछे नहीं जाते हैं तो इसलिए हम इस पे फोकस नहीं कर रहे हैं। वैसे भी इंटेलिजेंस से मैक्सिमम नंबर 2 ही हैं, तो इतनी ज्यादा थियरीज पढ़ने का कोई फायदा नहीं है इंटेलिजेंस में। अगर नहीं तो इंटेलिजेंस में बहुत थियरीज हैं, अगर देखेंगे आप तो जीएस की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जनरल और स्पेसिफिक, एक होता है जनरल फैक्टर इंटेलिजेंस का यानी सामान्य तत्व, दूसरा होता है स्पेसिफिक यानी विशिष्ट तत्व। अब सामान्य तत्व क्या है, अगर आपको ये डिटेल में पढ़नी भी हो तो यही यूट्यूब चैनल पर दी हुई है, पहले करा चुकी हूं मैं, ठीक। सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व। सामान्य तत्व होता है कि आपके अंदर एक जनरल एबिलिटी है किसी चीज को करने की, यानी आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, ये आपकी जनरल एबिलिटी कि आप दौड़ भाग अच्छी कर लेते हैं। विराट कोहली में जनरल एबिलिटी रही होगी स्पोर्ट्स की, ठीक है ना, फिजिकल एक्टिविटी करने की। लेकिन स्पेसिफिक इंटेलिजेंस किस चीज को लेकर के है, क्रिकेट को लेकर के, यानी आपके अंदर कोई एक ऐसा तत्व है जो स्पेसिफिकली अच्छा है। और ये स्पेसिफिक इंटेलिजेंस भी प्रभावित होती है जनरल एबिलिटी से। अगर किसी में जनरल एबिलिटी फिजिकली वो स्ट्रांग है ही नहीं, यानी जनरल एबिलिटी ही नहीं है, तो स्पेसिफिक फैक्टर कितनी भी ट्रेनिंग दिला लो काम नहीं कर पाएगा। तो जनरल जो एबिलिटी होती है वो हेरिडिटी से डिसाइड होती है और इसको आप बढ़ा घटा नहीं सकते, लेकिन स्पेसिफिक इंटेलिजेंस को आप ट्रेनिंग के द्वारा बढ़ा सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं प्रशिक्षण के द्वारा। खैर इस पर ज्यादा नहीं जाएंगे। किसने दिया, चार्ल्स स्पीयरमैन ने। तो ये कह रहे थे 2 फैक्टर थियरी दे दी इन्होंने, जी और एस की। 1 फैक्टर दे दी एक तरह से एल्फ्रेड बिने ने। इन्होंने कहा ना तो बुद्धि एक फैक्टर है, ना बुद्धि 2 फैक्टर है, ना कोई ट्रायर्किक थियरी है। ये कह रहे हैं सिंपल सिंगल एंटिटी है। सिंगल एंटिटी है ही नहीं, बुद्धि का कोई एक प्रकार नहीं है, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है और बच्चों को कई प्रकार से सिखाया जा सकता है। सो टीचर कैन टीच इन मल्टीपल वेज, यानी अर्थात अधिगम भी कई प्रकार से हो सकता है। जब बुद्धि कोई सिंगल एंटिटी नहीं है, बुद्धि कोई एक चीज नहीं है, तो सिखाना भी कई तरीके से हो सकता है। आप मल्टीपल वेज में बच्चे को पढ़ा सकते हो, इतनी बात बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो ये यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, पेपर में जब आपको फंसाएगा तो सिंपल लिखता है कि गार्डनर ये कहते हैं कि बुद्धि क्योंकि कोई एक चीज नहीं है तो आप बच्चे को 8 तरीके से पढ़ाइए, क्योंकि इन्होंने 8 प्रकार दिए हैं बुद्धि के। तो ये बात बिल्कुल गलत है, इसको ध्यान में रखिएगा। 8 ही तरीके नहीं बताए भाई, टीचिंग मेथड तो 800 भी हो सकते हैं, सबका अपना अपना उसमें चेंज आ सकते हैं। तो टीचिंग के जो वेज हैं वो मल्टीपल हो। मल्टीपल इंटेलिजेंस ये कहती है कि जब आपको पता है कि अलग अलग बच्चे में, किसी बच्चे में संगीत को लेकर कोई क्षमता है, किसी बच्चे में गार्डनिंग को लेकर के कोई क्षमता है, किसी में स्पोर्ट्स को लेकर, किसी में मैथ्स को लेकर, किसी में साइंस को लेकर, तो उसको उस तरह से पढ़ाइए जिस तरह से उसको समझ में आए। ये कहता है मल्टीपल इंटेलिजेंस, या ये कहते हैं गार्डनर। अगर इसमें 8 प्रकार में पहले हम फर्स्ट टाइप ही देख लें, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। वैसे फर्क नहीं पड़ता, आप इनको आगे पीछे कर सकते हैं। भाषक बुद्धि या भाषाई बुद्धि कहते हैं हम। स्वामी विवेकानंद इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। आपने वो सुना होगा कि इनकी जो अमेरिका की स्पीच थी, जो अमेरिका में इन्होंने कहा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, और वो बहुत फेमस हुआ है ना। और इस तरह के और भी बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो भी वक्ता हैं अच्छे, जिनकी बुद्धि जो है वो भाषिक बुद्धि बहुत ही तेज है, जिनकी भाषा पे पकड़ है। तो इन्होंने ये नहीं कहा, और आईक्यू टेस्ट को इन्होंने नकारा। गार्डनर आईक्यू टेस्ट को नहीं मान रहे कि आईक्यू टेस्ट कोई बहुत अच्छा तरीका है जिसको आप नंबर्स में मेजर कर लो, नहीं माना इन्होंने, ठीक है। तो अगर हम कहें स्किल्स इन्वॉल्व इन दी प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ लैंग्वेज, यानी भाषा के उत्पादन और भाषा के इस्तेमाल में जो क्षमताएं हैं वो बेहतर हों। इस्तेमाल मतलब जैसे टीचर्स में भी ये क्षमता पाई जाती है, अगर आप देखेंगे तो, कि भाषिक बुद्धि उनकी ठीक ठाक ही होती है, अदरवाइज कैसे तो वो प्रोडक्शन कर पाएंगे, यानी भाषा का उत्पादन कर पाएंगे, कैसे वो यूज करेंगे। यूज तो एटलीस्ट करना ही पड़ेगा ना, अगर खुद से कुछ नया टेक्स्ट नहीं लिख रहे हो फिर भी किसी का लिखा हुआ भी पढ़ा रहे हो, तब भी यूज ऑफ लैंग्वेज तो आएगा ही, ठीक है ना। क्या कह रहे हो मैम, क्या एक आदमी में सारे बुद्धि पाए जा सकते हैं? चंदन, इसमें ना फिर खिचड़ी पाई जा सकती है। मतलब कोई एक बुद्धि आपके अंदर बहुत विशेष हो सकती है, बट नॉर्मली आम जनता अगर हम देखें, मेरे और आपके जैसे लोग अगर देखें, तो हमें थोड़ा थोड़ा सब कुछ होता है। हालांकि मुझे लगता है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस मेरी थोड़ी ठीक है, बट थोड़ा थोड़ा सब कुछ पाया जाता है। थोड़ा म्यूजिकल इंटेलिजेंस भी होगी, है ना, थोड़ा सा गार्डनिंग का भी शौक होगा, थोड़ा सा लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस भी होगी, थोड़ा स्पोर्ट्स भी खेल लेंगे, है ना। तो हम बन जाते हैं खिचड़ी। तो ये जनरली सब में थोड़ी थोड़ी मात्रा में तो होती हैं कुछ कुछ चीजें, बट एक्सट्रीम क्या है उस पर डिपेंड करेगा, है ना। कोई कह रहा है कुमार विश्वास, हाँ कह सकते हैं हम कि वो वक्ता अच्छे हैं, तो कह सकते हैं। इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी और भी बहुत सारे लोग। हालांकि जो पॉलिटिशियंस का जो वो है ना प्रोफेशन, वो फिर इंटरपर्सनल में चला जाता है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो दोनों में आती हैं, वो डिपेंड करेगा ऑप्शन पे। आपको जबरदस्ती नहीं उलझाएगा ऑप्शन में, कोई एक ही पूछेगा। इवन आप एनसीईआरटीज पढ़ेंगे तो वहां पे भी आपको दिखेगा कि कुछ चीजें अलग अलग जगह पे डाली हुई हैं। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस यानी भाषाई बुद्धि, स्किल्स इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ लैंग्वेज, यानी वो कौशल जो आप भाषा के इस्तेमाल में, उत्पादन में यूज करते हैं। जो लोग
हाई होते हैं इस इंटेलिजेंस में, उनको वर्ड स्मार्ट कहा जाता है, शब्दों के साथ खेल जाते हैं, अच्छे जवाब वगैरह दे देते हैं। रीडिंग, हियरिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, डिबेटिंग, यानी वाद विवाद, चर्चा, परिचर्चा, पढ़ने में अच्छे होंगे, सुन के समझने में अच्छे होंगे, कॉम्प्रिहेंशन में, बोलने में अच्छे हो सकते हैं, राइटिंग में अच्छे हो सकते हैं, तो राइटर्स जो हैं वो भी इसमें आ सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जैसे जो लोग मूवीज में भी सॉन्ग लिख रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस उनमें अच्छी पाई जाएगी। पोइट्स में भी पाई जा सकती है बिल्कुल। तो पोइट्स, राइटर्स या रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंदा, ये सब एग्जाम्पल हैं इसके, भाषिक बुद्धि के। फिर आता है लॉजिकल इंटेलिजेंस। ये तो आसान है। लॉजिकल मतलब तर्कपूर्ण बुद्धि। तर्कपूर्ण बुद्धि क्या है? जिसमें तर्क ज्यादा है, जिसमें साइंटिफिक एबिलिटी, मैथमेटिकल एबिलिटी ये ज्यादा है। लॉजिक के विषय अगर हम देखें तो हम साइंस और मैथ्स को तो मानते ही हैं, तो स्किल्स इन साइंटिफिक थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो समस्या समाधान है और जो वैज्ञानिक चिंतन है, वो अच्छे से कर पाएंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। एल्बर्ट आइंस्टाइन इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। पर्सन्स हाई ऑन दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस कैन थिंक लॉजिकली एंड क्रिटिकली। जो लोग मैथ साइंस में अच्छे हैं वो भी बहुत, हम कह सकते हैं कि इसी के अंदर आएंगे बहुत हद तक, लॉजिकल मैथमेटिकल में ही। साइंटिस्ट एंड नोबेल प्राइज विनर्स आर लाइक टू बी स्ट्रॉन्ग इन दिस कॉम्पोनेंट। यानी जो आपके साइंटिस्ट हैं जिनको नोबेल प्राइज मान लीजिए किसी को किसी भी एक क्षेत्र में मिल रहा है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत अच्छे होंगे, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो कोई और विषय हो। ठीक। एल्बर्ट आइंस्टाइन, एपीजे अब्दुल कलाम एक उदाहरण इसका है। सिंपल, सरल, सुंदर, सस्ता।